नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। टोक्यो ओलंपिक का हुआ समापन, भारत ने जीते 7 मेडल। अब 2024 में पेरिस में होगा खेलों का महाकुंभ। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक का 16 दिनों के बाद रविवार को समापन हो गया। इस बार ओलंपिक में 205 देशों के हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर पदक जीतने की कोशिश की। भारत का टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल के साथ ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। भारत के खाते में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल आए। अब अगले ओलंपिक का आयोजन 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। दोस्तों भारत ने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल के साथ शानदार शुरुआत की थी। इसके बाद भारत को कई कांस्य पदक और 1 सिल्वर मेडल मिला। देश के ओलंपिक अभियान का अंत भाला फेंक के एथलीट नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल के साथ हुआ। इस बार भारत को ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में भारत को पहला पदक मिला, जो 13 साल बाद पहला गोल्ड मेडल था। इसके अलावा हॉकी में 41 वर्षों से चला आ रहा मेडल का इंतजार भी खत्म हुआ। भारत को इस ओलंपिक में सबसे ज्यादा 7 पदक मिले। वहीं भारत को पहली बार एथलेटिक्स में मेडल मिला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर एनआईए की टेरर फंडिंग केस में बड़ी कार्यवाही, 56 से ज्यादा ठिकानों पर की छापेमारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्यवाही की है। एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन जमात ए इस्लामी के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की सहायता से रविवार को जम्मू कश्मीर में लगभग 56 स्थानों पर छापेमारी की। श्रीनगर में सेरा निवासी गाजी मोइल उल इस्लाम के आवास और नौगाम में फलाह-ए-आम ट्रस्ट पर छापेमारी की। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए ने कश्मीर के सभी 10 जिलों और जम्मू प्रांत के 4 जिलों रामबन, किश्तवाड़ा, डोडा और राजौरी में 56 स्थानों पर संयुक्त छापेमारी की। एनआईए की एक वरिष्ठ टीम ऑपरेशन करने के लिए नई दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हुई। जांच निकाय ने दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया और इसे जमात इस्लामी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्यवाही में से एक कहा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबानियों को बख्शने के मूड में नहीं है अमेरिका, हवाई हमले में मार गिराए 200 से ज्यादा लड़ाके। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान से भले ही अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो गई हो, लेकिन अमेरिका किसी भी सूरत में तालिबानियों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहा है और लगातार अफगान सेना की मदद कर रहा है। अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमानों ने अफगानिस्तान के जौजान प्रांत की राजधानी शेबरगन में आतंकवादी संगठन तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें 200 से अधिक लड़ाके मारे गए। अफगानिस्तानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमान ने शनिवार देर रात ट्वीट कर बताया कि अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने आज जज़वान प्रांत की राजधानी शेबरगन में तालिबानी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें 200 से अधिक लड़ाके मारे गए। हवाई हमले में बड़ी मात्रा में आतंकवादियों के हथियार, गोला बारूद और 100 से अधिक वाहन नष्ट हो गए। उन्होंने बताया कि अमेरिकी विमानों को निमरूज, उज्जवान, कंधार, हेरात, लश्करगाह और हेलमंद प्रांतों पर तालिबान की पकड़ कमजोर करने के लिए भेजा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा में 23 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, स्विमिंग पूल को सशर्त खोलने की मिली इजाजत। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन की समय सीमा को 23 अगस्त की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आदेश जारी कर लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 9 अगस्त सुबह 5 बजे से 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाया जाता है। आदेश के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न यूनिवर्सिटी संस्थानों, सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियों द्वारा प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को राज्य में मंजूरी रहेगी। इसमें कहा गया है कि राज्य में मॉल स्थित रेस्टोरेंट, बार, होटल, मॉल, जिम, स्पा सेंटर, क्लब हाउस, गोल्फ कोर्स के बार को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खोला जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, सरकार ने बीजिंग में लगाया यात्रा प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने से चीन सहमा हुआ है और इसके प्रसार को रोकने के लिए कई उपायों पर विचार कर रहा है। वहीं राजधानी बीजिंग के कुछ क्षेत्रों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण सरकार ने इस क्षेत्र में यात्रा प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत मध्यम या उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लोग जो बीजिंग लौटने की योजना बना रहे हैं, उन्हें हवाई और रेलवे
सेवाओं के लिए टिकट खरीदने से रोका जाएगा। बीजिंग के अधिकारियों ने कहा है कि जो लोग अभी भी मध्यम और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में हैं, उनके लिए स्वास्थ्य कोड पीले रंग में समायोजित किए जाएंगे। वहीं जिन्हें हरे रंग का स्वास्थ्य कोड दिया जाएगा, उन्हें बीजिंग आने की अनुमति होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजिंग प्रशासन को यह फैसला तब लेना पड़ा जब चीन के कई शहरों में कोरोना मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। देश के 15 शहरों में डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप देखा जा रहा है और देश में इससे प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 9 अगस्त से खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल, DDMA ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि DDMA ने रविवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें बताया गया है कि 9 अगस्त से राष्ट्रीय राजधानी में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल आंशिक रूप से खोल दिए जाएंगे। इस दौरान स्टूडेंट्स को सिर्फ एडमिशन लेने, काउंसलिंग, गाइडेंस और बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिकल एक्टिविटी के लिए स्कूल खोले जाने की इजाजत होगी। दोस्तों, दिल्ली में सोमवार से सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी साप्ताहिक बाजार खोले जाएंगे, लेकिन कोई भी अनाधिकृत साप्ताहिक बाजार नहीं खुलेगा। अभी तक दिल्ली सरकार ने एक म्युनिसिपल जोन में रोजाना केवल एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत दी थी। इसमें भी 50% वेंडर्स की होने की शर्त थी, लेकिन अब सभी लिमिट हटा दी गई है, लेकिन सिर्फ अधिकृत साप्ताहिक बाजारों के लिए ही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ट्विटर के राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक करने पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज दिल्ली में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब 9 साल की बच्ची के लिए न्याय की आवाज उठाते हैं तो बीजेपी और उनकी ट्रोल आर्मी को बहुत दर्द होता है। 8 दिन हो गए, पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह सभी चुप हैं। सरकार ने अपनी पुलिस के दम पर ट्विटर को डराया और धमकाया और राहुल गांधी के एक ट्वीट को डिलीट कराया, उनके हैंडल को ब्लॉक कराया। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला और कई ऐसे हैंडल हैं जिस पर बच्ची के परिवार की फोटो मौजूद है, लेकिन अकाउंट सिर्फ राहुल गांधी का ब्लॉक क्यों हुआ? सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 2-3 तारीख को जो ट्वीट किए गए वे आज भी मौजूद हैं, लेकिन राहुल गांधी के हैंडल पर कार्यवाही होती है। चाहे तो हमें जेल भेज दें, लेकिन हम न्याय के लिए आवाज उठाते रहेंगे। एक विपक्ष के नेता के हैंडल के साथ ऐसा करने के लिए ट्विटर को जो भी सोचना पड़ेगा, राहुल गांधी पूरी ताकत से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिलाने पर चौंकाने वाले नतीजे, ICMR ने किया था शोध। जी हां दोस्तों, विदेशों की तर्ज पर भारत में भी अलग अलग वैक्सीनों को लेकर शोध जारी है। देश में भी वैक्सीन कॉकटेल को लेकर लगातार स्टडी हो रही है। इसी बीच ICMR के शोध में भारतीय वैक्सीनों की मिक्सिंग के सकारात्मक नतीजे मिले हैं, यानी कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को नई कामयाबी मिलती दिख रही है। दरअसल दोस्तों, कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकों की मिक्स डोज पर हुई स्टडी के नतीजे शानदार रहे हैं। रिसर्च में इन दोनों वैक्सीन के मिलाने से यह न सिर्फ वायरस के खिलाफ सुरक्षित पाया गया, बल्कि इससे बेहतर इम्यूनिटी भी हासिल हुई है। एक सूत्र ने बताया था कि विषय विशेषज्ञ समिति SEC के साथ मंथन के बाद वेल्लोर के CMSC को चौथे चरण का क्लिनिकल परीक्षण करने की अनुमति देने की सिफारिश की गई थी, जिसमें कोविड-19 टीकों, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिश्रण पर अध्ययन करने के लिए 300 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स को शामिल किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, UNSC की हाई लेवल मीटिंग कल, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता, समुद्री सुरक्षा पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा बढ़ाओ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मामला पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी है। दोस्तों, इस हाई लेवल बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकारों के प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के उच्च अधिकारी, ब्रीफर्स उपस्थित होंगे। 9 अगस्त शाम 5:30 बजे कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली खुली बहस में समुद्री अपराध और असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और समुद्री क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश बाढ़ के कहर से अब तक 24 लोगों की मौत, रेस्क्यू में लगी आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और NDRF है तैयारी पर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई जिले इन दिनों भीषण बाढ़ को झेल रहे हैं। खासकर चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में बाढ़ का ज्यादा प्रकोप है। बाढ़ से अब तक राज्य में 24 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ के हालातों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य जारी है। प्रदेश के राजस्व
राजस्व सचिव ज्ञानेश्वर पाटिल के मुताबिक राज्य में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब तक यहां 24 लोगों की जान गई। मौतों का यह आंकड़ा 1 से 7 अगस्त तक का है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्रवार तक मौतों की संख्या 12 दर्ज की गई थी, लेकिन शनिवार को इसमें इजाफा हुआ और यह संख्या 24 हो गई है। दोस्तों इस हफ्ते की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक हो गई थी। यहां के 1250 से ज्यादा गांवों की बाढ़ की चपेट में हैं। प्रभावित जिलों की बात करें तो ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर, गुना, भिंड, मुरैना जिलों में हफ्ते भर से लगातार बारिश हो रही है। गुरुवार के बाद से यहां बारिश से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन हालत पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 20,12,37,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 42,72,000 को पार कर गई है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,18,95,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,27,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की बात की जाए तो उसमें केरला अव्वल है। केरला में पिछले 24 घंटों के दौरान 19,948 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश 2 लाख गांव में वॉलंटियर्स को खड़ा करेगी बीजेपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में आयोजित ब्रज क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 2 लाख गाँव में 4 लाख हेल्थ वॉलंटियर्स को खड़ा करेगी जो डॉक्टर्स की मदद करेंगे। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि डॉक्टर कभी कॉकपिट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। डॉक्टर्स के सेवा भाव को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। उनका संतोष ही उनका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। कोरोना काल में आप सभी लोगों ने जिस तरीके से मानवता की सेवा की उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सब लोग बधाई और शाबाशी के पात्र हैं, क्योंकि जिस तरह से आप काम में जुटते हैं इसका एहसास बहुत कम लोग कर पाते हैं। मेरे घर में सब डॉक्टर हैं, इसलिए मुझे पता है कि डॉक्टरों की व्यथा क्या होती है। जीवन और मौत से जूझने वालों को जीवन देने का काम डॉक्टर करते हैं। वैसे दोस्तों बीजेपी के इस कदम को चुनाव से लेकर जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस वजह से वहां पर 4 लाख हेल्थ वॉलंटियर्स को रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिजोरम में हुई फ्यूल की कमी। बाइक को 5 लीटर तो कार को 10 लीटर ही मिलेगा पेट्रोल। जी हां दोस्तों, असम के साथ सीमा विवाद के बीच मिजोरम में ईंधन की कमी की समस्या सामने आई है। मिजोरम सरकार ने फैसला किया है कि वाहनों को एक निश्चित मात्रा में पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मिजोरम में ईंधन की कमी नेशनल हाईवे 306 बंद होने की वजह से हुई है। मिजोरम सरकार के फैसले के मुताबिक 12, 8 और 6 पहिया वाहनों को अधिकतम 50 लीटर तक ईंधन दिया जाएगा और मीडियम मोटर व्हीकल जैसे कि पिकअप ट्रक को अधिकतम 20 लीटर ईंधन दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूटर को अधिकतम 3 लीटर, बाइक को 5 लीटर और कार को अधिकतम 10 लीटर ईंधन दिया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असम के साथ सीमा विवाद शुरू होने के बाद से मिजोरम में फूड और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर पड़ा है। सभी पेट्रोल पंप को निर्देश दिए गए हैं कि तय मात्रा में ही वाहनों को ईंधन दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बारिश ने भारत को जीतने से रोका। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ। 5वें दिन नहीं हुआ एक भी गेंद का खेल। दूसरा टेस्ट 12 अगस्त से। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच ड्रॉ हो गया है। बारिश के कारण 5वें दिन एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका। दिन में कई बार बारिश रुकी, लेकिन जब कवर हटाकर मैच कराने की कोशिश हुई, बारिश दोबारा शुरू हो गई। भारत को मैच जीतने के लिए 157 रन और बनाने थे और उनके 9 विकेट बाकी थे। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा।
भारत ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट पर 52 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा 12 रन और चेतेश्वर पुजारा 12 रन बनाकर नाबाद थे। दोस्तों इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 303 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। भारत को मैच जीतने के लिए 209 रन का टारगेट मिला था। भारत की दूसरी पारी में लोकेश राहुल 26 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें स्टूट बोर्ड ने विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच कराया था। वहीं दोस्तों इंग्लैंड की ओर से कप्तान जॉय रूट ने सबसे ज्यादा 109 रन दूसरी पारी में बनाए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 64 रन देकर 5 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह रही कि यह मैच किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचा। सोशल मीडिया पर जमकर मौसम को कोसा गया क्योंकि भारत यह मैच जीत सकती थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना खुशखबरी, ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार देगी 50% सब्सिडी। जी हां दोस्तों, किसानों के लिए मोदी सरकार हर संभवतः प्रयासरत है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार एक के बाद एक योजनाएं चला रही है। हालांकि कृषि कानूनों पर सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए है। इसी क्रम में दोस्तों किसानों को खेती के लिए कई तरह की मशीनें की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत आपको किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी मुहैया करवाती है। इसके तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीद पाएंगे, बाकी का आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी। लेकिन दोस्तों यह किन लोगों को मिलेगा, इसकी भी जानकारी आपको होना जरूरी है। दरअसल दोस्तों सरकार की तरफ से यह सब्सिडी एक ट्रैक्टर खरीदने पर ही दी जाएगी। इसके लिए जरूरी दस्तावेज के रूप में किसान के पास आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक की डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। इस योजना के तहत किसान किसी भी नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहां से कुछ लोगों को इस योजना के तहत सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने की कीमत एक दिन में गिरी 1000 रुपए, चांदी में भी हुई ताबड़तोड़ गिरावट। जी हां दोस्तों, भारत में सोने की कीमतें बहुत तेजी से गिर रही है। दरअसल निवेशकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में जारी उठापटक का फायदा उठाने के लिए ऊंचे दाम पर जमकर बिक्री की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर बीते शुक्रवार यानी कि 6 अगस्त 2021 को सोने की कीमत 2% 960 रुपए गिरकर 46,651 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। वहीं दोस्तों चांदी की कीमत की बात की जाए तो चांदी 3% यानी कि 2000 रुपए की गिरावट के साथ 64,975 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वैसे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर सोना 2% गिरकर $1765.30 प्रति औंस पर रहा। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 3.5% घटकर $24.25 प्रति औंस पर रही। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज की माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है नमक को पानी से कैसे अलग किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि नमक को पानी से किस विधि से अलग किया जा सकता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।